नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले के वीडियो में हमने संस्कृति और शिक्षा और संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति के रूप, इस पर हमने चर्चा की थी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संस्कृति की प्रकृति एवं विशेषताएँ, इसका नेचर क्या है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रकृति या विशेषता है कि संस्कृति मानव की विशेषता है, क्योंकि मानव जाति में ही संस्कृति होती है। किसी पशु पक्षी या अन्य जीवों में संस्कृति नहीं होती है। मानव जहाँ समूह में रहता है वहीं से संस्कृति निकलती है। तो संस्कृति मानव की विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता या प्रकृति यही है। फिर दूसरी बात की जाती है कि संस्कृति मानव समाज की युग युग की साधना है। संस्कृति मानव समाज की युग युग की साधना का परिणाम है। संस्कृति कहीं एक दिन में न बनती है न बिगड़ती है। मानव ने धीरे धीरे करके आदि मानव काल से लेकर और वर्तमान समय तक न जाने कितने परिवर्तन देखे हैं, न जाने किस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो कई युगों की साधना का परिणाम किसी समाज की, किसी मानव की संस्कृति होती है। और जब यही संस्कृति से मानव हट जाता है तो अपना अस्तित्व खो देता है, उसकी पहचान खो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये युगों की साधना का परिणाम उस समाज की, उस व्यक्ति की संस्कृति होती है। फिर तीसरी चीज़ बात की जाए कि संस्कृति जो होती है वो सांस्कृतिक तत्वों का एक विशेष संगठन है। संस्कृति सांस्कृतिक तत्वों का एक विशेष संगठन है, जिसमें जैसे हमने कहा इसमें रीति रिवाज, खान पान, व्यवहार, प्रतिमान, आदर्श, मूल्य, धर्म, साहित्य, भाषा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो विभिन्न तत्वों का एक विशेष संगठन है संस्कृति। फिर अगले स्टेप पर बात करते हैं कि भिन्न भिन्न समाजों की भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ होती हैं। हर समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है, क्योंकि वो संस्कृति ही उस समाज की पहचान होती है। अपने यहाँ भारत में देखिए विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं। हर धर्म की, हर जाति की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग संस्कृति है। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। तो संस्कृतियाँ जो होती हैं वो भिन्न भिन्न समाजों की भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ होती हैं, सबकी अलग। जैसे आप साउथ इंडियन को ले लीजिए, उनका पहनावा अलग है, उनकी बोली अलग है। कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं कन्नड़ है, कहीं उड़िया है, कहीं हिंदी है। तो अलग अलग मातृभाषाएँ होती हैं, अलग अलग उनके साहित्य है, अलग खान पान है वहाँ, और अलग उनका पहनावा है। तो ये संस्कृतियाँ जो होती हैं, हर समाज की अलग अलग संस्कृति होती है। फिर नंबर 5 पर अगर बात करते हैं कि संस्कृति समाज विशेष के लिए आदर्श होती है। हम जिस समाज में रहते हैं वो उस समाज की संस्कृति उस समाज का आदर्श होती है, पहचान होती है, उसको सभी लोग अपनाते हैं और वो हमारी पहचान का प्रतीक होता है। इसीलिए संस्कृति जो होती है वो उस समाज की पहचान होती है। ठीक, विशेष के लिए आदर्श का काम करती है। ठीक, फिर संस्कृति समाज के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है। जो छठवां प्रकृति या विशेषता की बात की जाए तो संस्कृति जो होती है वो जिस समाज की संस्कृति, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की जो संस्कृति होती है उस समाज के व्यक्तियों को, हमारे समाज के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। जैसे जो रीति रिवाज होते हैं, जो खान पान होते हैं, पहनावा होते हैं, व्रत त्यौहार होते हैं, हम साथ में मिलजुल कर उसको शेयर करते हैं, ये एकता का प्रतीक होता है। तो संस्कृति जो होती है ये हम एक मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। फिर अगला है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो संस्कृति होती है, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसको डेवलप करने का काम संस्कृत करती है। हमारे व्यक्तित्व का, हमारे खान पान, हमारे व्यवहार का, हमारे कार्य करने के तरीके का, हमारे विचार का, आदर्श का जो विकास करती है वो संस्कृति करती है। और व्यक्तित्व का तात्पर्य होता है कि हमारा संपूर्ण व्यवहार, उसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक संपूर्ण व्यवहार आ जाता है। तो इसको डेवलप करने का काम, इसको विकसित करने का काम संस्कृत करती है। फिर 8वें स्टेप पर बात करें अगर हम, तो एक पीढ़ी, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है।
इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संस्कृति किसी किताब में संस्कृति के बारे में नहीं लिखा गया है कि तुमको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे रहना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा जाता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। जैसे हमारे दादाजी ने, परदादा ने हमारे दादाजी को बताया होगा, हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को बताया, हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे बच्चे अपने आने वाली पीढ़ियों तक उस चीज़ को, अपने खान पान को, अपनी भाषा को, अपने रीति रिवाज को, अपने आदर्श को, मूल्यों को, व्यवहारों को, प्रतिमानों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहते हैं। तो संस्कृति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, ये इसकी विशेषता है और प्रकृति भी है। फिर 9वें पॉइंट पर हम बात करते हैं कि संस्कृति परिवर्तन एवं विकासशील होती है। संस्कृति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है और विकासशील होती है। धीरे धीरे में हम शुरुआत से जब हम बात करते हैं तो धीरे धीरे संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है। जब समाज के अधिकांश लोग कोई नई चीज़ अपना लेते हैं तो संस्कृति में धीरे धीरे, ये अचानक से संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, कई पीढ़ियों बाद कोई परिवर्तन देखने को सामने मिलता है। पुरानी चीज़ों को हम जो हमारे उपयोग में नहीं, उनको धीरे धीरे हम छोड़ते हैं। नई चीज़ों को समय के अनुसार जो मांग होती है समय के, उसके अनुसार हम अपनाते रहते हैं। हम धोती कुर्ता पहनते थे, उसके बाद हम धीरे धीरे पैंट शर्ट पर आ गए। तो इस तरह से हमारे खान पान व्यवहार में हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे। अब बहुत सारे जो इंडियन है, चाइनीज़ हैं, बहुत सारे फूड्स हैं जिसको हम उपयोग में लाते हैं। हम दूसरे देशों की सभ्यता संस्कृति, दूसरे समाजों की सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। तो संस्कृति एक लंबे समय बाद धीरे धीरे परिवर्तनशील भी होती है और विकासशील भी, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती रहती है। फिर बात करते हैं कि संस्कृति, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि संस्कृति और शिक्षा में संबंध। प्रकृति एवं विशेषताओं के बाद अगर हम बात करते हैं तो संस्कृति और शिक्षा में क्या संबंध है। तो शिक्षा और संस्कृति में परस्पर एक घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम जिस सभ्यता और संस्कृति में रहते हैं, हम जिस संस्कृति में रहते हैं उसी के अनुसार विद्यालय कार्य करते हैं। अभी हम अपने प्राचीन वैदिक काल की बात करें, वैदिक बौद्ध मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की, विश्व की सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली हमारी थी, उसकी बात करें तो वैदिक सभ्यता जो थी, संस्कृति जो थी, उसमें गुरुओं के उत्तरदायित्व कुछ दूसरे थे, शिष्य के उत्तरदायित्व कुछ दूसरे थे, विद्यालय के कार्य कुछ दूसरे थे। बौद्ध में वो दूसरे हो गए। मध्यकाल में जो इस्लाम संस्कृति थी, बौद्ध जो संस्कृति और धर्म था, उसमें कुछ दूसरा था शिक्षा का स्वरूप और उद्देश्य। जो इस्लाम धर्म एवं संस्कृति आई, उसका कुछ दूसरा उद्देश्य शिक्षा देने का। तो जब जिस तरह की जहाँ संस्कृति होती है, उस तरह से उसी संस्कृति से प्रभावित होकर वहाँ के विद्यालयों के स्वरूप का निर्धारण होता है। इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे से संस्कृति और विद्यालय जुड़े हुए हैं। जैसे जहाँ की संस्कृति होती है वैसे ही विद्यालय के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। अब इसको हम ऐसे अलग अलग तरह से इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव। संस्कृति किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करती है। तो इसमें सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं नंबर 1, संस्कृति और शिक्षा के उद्देश्य। संस्कृति और शिक्षा के उद्देश्य, ये पहली हेडिंग बनती है। तो संस्कृति और शिक्षा के उद्देश्य हमने पहले भी चर्चा की है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप जान लो कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य धर्म एवं ईश्वर भक्ति की भावना का विकास करना, धार्मिक और ईश्वर भक्ति की भावना का विकास करना। बौद्ध काल में संस्कृति का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। और मध्यकाल में यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा में, इस्लाम शिक्षा दर्शन में जो संस्कृति वो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, वो था इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। जहाँ वैदिक में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति थी, वहीं बौद्ध में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति थी। और वहीं पर मध्यकालीन शिक्षा की बात करें तो मध्यकालीन शिक्षा में अंतिम उद्देश्य जो था वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना था। तो जहाँ का की संस्कृति जैसे होगी, शिक्षा के उद्देश्य वहाँ के वैसे ही निश्चित किए जाएंगे।
ठीक, चाहे आप वहाँ पर देख लो या आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद में देख लो, सबके शिक्षा के उद्देश्य जहाँ सबकी विचारधाराएं जैसी थी, संस्कृति जैसे था, वैसे ही वहाँ के शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं। फिर दूसरे स्टेप पर हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा की पाठचर्या। दूसरी हेडिंग हमारी बनती है संस्कृति और शिक्षा की पाठचर्या। अब जब शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए जाएंगे, जिस तरह से पाठचर्या उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है, हम जो हमारे उद्देश्य उनको कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए पाठचर्या बनाई जाती है। हमारा उद्देश्य डॉक्टर बनना है तो पाठचर्या में डॉक्टर वाले विषय रखे जाएंगे, शिक्षक बनना है तो पाठचर्या में शिक्षक वाले विषय रखे जाएंगे। तो उद्देश्य, जहाँ वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नत था तो उसमें भौतिक और आध्यात्मिक विषयों को रखा गया पाठचर्या में। बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार, इसके साथ साथ निर्वाण की प्राप्ति, तो उसमें उस तरह से विषय रखे गए। इस्लाम धर्म एवं दर्शन यानी मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना, तो उसमें उन पाठचर्या में उस तरह के विषयों को स्थान दिया गया। तो पाठचर्या तो उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। जहाँ की शिक्षा के उद्देश्य जैसे होते हैं, वहाँ की शिक्षा की पाठचर्या उसी तरह से निश्चित होती है। तो पाठचर्या को भी संस्कृत प्रभावित करती है। तीसरे स्टेप पर शिक्षण विधियों की बात की जाए तो पाठचर्या कैसे बच्चों तक पहुँचेगी, इसके लिए शिक्षण विधियाँ बनाई जाती हैं। तो जैसी संस्कृति होगी वैसे उद्देश्य निश्चित होंगे, और जैसे उद्देश्य निश्चित होंगे वैसी पाठचर्या बनाई जाएगी, और पाठचर्या में जो विषय होंगे उन्हीं को प्राप्त करने के लिए उसी तरह से शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो शिक्षण विधियों को भी संस्कृति प्रभावित करती है। अनुशासन, फिर अनुशासन की बात चौथे नंबर पर बात आती है, संस्कृति और शिक्षा का अनुशासन। संस्कृति और शिक्षा का अनुशासन, तो जिस तरह का शिक्षा की व्यवस्था, जहाँ जिस समाज में जैसी संस्कृति होगी वैसे ही शिक्षा का अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा। अब इस्लाम धर्म एवं दर्शन में अनुशासन के रूप में शारीरिक दंड का प्रावधान था। हम मध्यकालीन शिक्षा में पढ़ते हैं, कोड़ों से पिटाई, बेतों से पिटाई, हाथ पैर बांध देना, मुर्गा बना देना, टांग देना, ये सब दंड का प्रावधान था शिक्षा में। तो वहाँ उनकी संस्कृति ऐसी थी, इसलिए शिक्षा में वैसा अनुशासन था। और वैदिक काल में आत्म अनुशासन पर जोर दिया जाता था। बौद्ध काल में अनुशासन के रूप में जो 10 प्रतिज्ञाएं कराई जाती थीं वही अनुशासन का कार्य करती थे। तो जहाँ की संस्कृति जैसी होती है वहाँ के में शिक्षा का अनुशासन भी उसी तरह से निश्चित किया जाता है। अनुशासन के बाद शिक्षक की बात आती है, संस्कृति, और अगली हेडिंग पर बात करते हैं हम 5वें नंबर पर शिक्षक और संस्कृति और शिक्षक। अभी हमने चर्चा भी की है, जैसे वैदिक काल में शिक्षक के लिए कुछ अलग मायने थे, उसको सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, आचरणवान होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, ये बातें कही गई शिक्षक के लिए। वैसे ही बौद्ध काल में बौद्ध धर्म एवं दर्शन को मानने वाला होना चाहिए। 8 प्रतिज्ञाएं शिक्षार्थी के लिए और होती थी, उनका पालन करने वाला, बौद्ध धर्म का अनुयायी होने वाला चाहिए। और मध्यकाल में बात की जाए, मुस्लिम काल में, तो शिक्षक के लिए योग्यता होना, इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का ज्ञान होना और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की छूट थी। सभी एक आकर्षक मोटी रकम दी जाती थी। तो जहाँ की संस्कृति जैसी होती है वैसे ही शिक्षक का स्वरूप वहाँ पर तय होता है। फिर शिक्षार्थी की बात की जाए तो शिक्षार्थी के बारे में भी जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था तो विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था, द्विजन्मा या ब्रह्मचारी कहा जाता था। और ऐसे ही मठ और विहारों में, यानी बौद्ध काल में प्रवेश के समय वो 10 प्रतिज्ञाएं लेता था और उसको मठ और विहारों के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना होता था। और मध्यकाल में जो मकतब और मदरसों के नियम होते थे उनका पालन करना होता था। और जैसे जहाँ की संस्कृति होती थी शिक्षार्थियों से भी वही अपेक्षाएं की जाती थी। फिर विद्यालय, जिस समाज की जो संस्कृति होती है, विद्यालय का स्वरूप भी उसी तरह से निश्चित होता है। जैसे वैदिक काल में गुरुकुल, ऋषि आश्रम, टोल, चरण, घटिका, पारिवज्रिकाचार्य विद्यालय के स्वरूप होते थे। ऐसे ही बौद्ध काल में मठ और विहार होते थे, मध्यकाल में मकतब और मदरसे होते थे।
और आधुनिक समय में विद्यालयों को प्रयोगशाला से प्रकाश, लाइट, सारे पुस्तकालय, खेल के मैदान, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न होना चाहिए, ऐसी कल्पना की गई है। तो जैसी जैसी संस्कृति जहाँ पर होती है, विद्यालय का स्वरूप वैसे वैसे बदलता चला जाता है। ये संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव था। अब शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव है, अगली हेडिंग हम डालते हैं कि शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव। शिक्षा किस तरह से संस्कृति को प्रभावित करती है। इससे पहले हमने पढ़ा कि संस्कृति किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करती है। तो शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव नंबर 1 हम करेंगे कि शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो अपने आने वाली पीढ़ियों को उसको अपनी संस्कृति के बारे में बता नहीं सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति का संरक्षण होता है और इसका संवर्धन होता है, इसका प्रचार प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति का होता है। फिर दूसरी चीज़ है शिक्षा और संस्कृति का हस्तांतरण। हमको पता चलता है शिक्षा के माध्यम से, अपनी संस्कृति से हम परिचित होते हैं। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको परिचित कराया जाता है वो शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने, वो चाहे जो औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक किसी भी माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ियों तक हम संस्कृति को अपनी हस्तांतरित करते हैं। फिर शिक्षा और संस्कृति का विकास। शिक्षा द्वारा ही संस्कृति में परिवर्तन और संस्कृति का विकास संभव होता है। धीरे धीरे हम समाज से जुड़ रहे हैं, नए नए आविष्कारों से, नई नई खोजों से जुड़ रहे हैं, दुनिया से परिचित हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान के बढ़ने के कारण भी ही हमारे संस्कृति में विकास हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये शिक्षा और संस्कृति हमारा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक